हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी मल्हार पुस्तक से पाठ 1 मातृभूमि कविता। मातृभूमि कविता सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गरिमा और महानता का अद्भुत चित्रण कवि ने किया है। इस कविता में कवि ने देशभक्ति, प्रकृति प्रेम और भारत की महानता का भावनात्मक चित्रण किया है, जो लोगों के मन में अपने भारत माता के प्रति गर्व और सम्मान की भावना उत्पन्न करता है। कविता को जानने से पहले हम कवि के परिचय को जान लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, अर्थात हमारा भारत गुलाम था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जगाया। जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसमें उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अत्याचार उसके बारे में बताया। भारत का गौरव गान किया और बहुत ही प्रसिद्धि उन्हें मिली। उनकी कुछ अन्य चर्चाएं हैं, जैसे बढ़े चलो, और एक कविता तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे हम सब ने सुना ही नहीं गुनगुनाया भी होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। इसमें कठिन शब्दार्थ दिए हैं। हिमालय हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में जो पर्वत है उसका नाम हिमालय है। चरण तले मतलब पैरों के नीचे, सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है, झूमता मतलब समुद्र में जो लहरें आती हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है, अर्थात भारत किस प्रकार से बना हुआ है उसी के बारे में अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। भारत की उत्तर दिशा में एक विशाल और गौरवशाली जो पर्वत है जिसका नाम हिमालय, वह ऐसे कवि ने उसको ऐसे दर्शाया है कि मानो वह आकाश को चूम रहा हो, आकाश को छू रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है, लहरा रहा है। अगली पंक्तियां हमारी। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कठिन शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का संगम जो है वो त्रिवेणी कहलाता है, गंगा यमुना और सरस्वती। लहर रही है मतलब बह रही हैं। जगमग चमचमाती हुई, छटा निराली अर्थात सुंदर दृश्य है, पग पग मतलब हर क्षण हर जगह पर हर स्थान पर, छहर रही है मतलब फैल रही हैं। कवि ने इन पंक्तियों में गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम की जो महिमा है उसका वर्णन किया है। इन नदियों की कलकल प्रभाव अर्थात नदियों की जो आवाज है एक साथ मिलने पर उनकी जगमगाती छटा समस्त पृथ्वी पर अपने अनुपम सौंदर्य को बिखेरती है। पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा और उसे अधिक भव्य बनाती है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की। अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ कठिन शब्दार्थ मैंने दिए हैं, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि जो है अपनी जन्मभूमि अर्थात भारत की महानता और पवित्रता को भावनात्मक रूप से वर्णन करता हुआ कहता है कि अपने देश की पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरवगान बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहां कवि ने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी मां के समान पूजनीय मानता है, जिससे उसका आत्मीय संबंध है। आगे बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में।
इन पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो मैंने आपको दिए हुए। झरने मतलब पहाड़ों से गिरने वाला जल प्रवाह, ठीक है। इसी प्रकार से चहक रही है मतलब चिड़ियों के जो बोलने की आवाज़ है उसके लिए। आगे कवि कह रहा है कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो इसकी प्राकृतिक शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंजती रहती है, जिससे समस्त वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होने लगता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कवि का मन हर्षित हो उठता है। उसे उन्हीं को वह पंक्तियों के माध्यम से लिखता है। आगे की पंक्ति देखते हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन बन संवारती है। अब यहाँ पर अमराइयां मतलब आम का जो बगीचा होता है जिस पर आम लगे हुए होते हैं। और हम सबको पता कि बसंत ऋतु जो है कोयल को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है और आम जो है बसंत ऋतु में आते हैं। मलय पवन मतलब दक्षिण से बहने वाली, जो मलय पर्वत से चलने वाली जो पवन है, जो सुगंधित हवा है, उसके बारे में बताया है। तो इसमें कवि कह रहा है कि किस प्रकार से भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि भारत की हरी भरी प्रकृति का जो वर्णन है कवि किस प्रकार से अपनी कविता के माध्यम से करता है कि जहाँ घने आम के बगीचे अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं, इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी से गुणगान करती है, चहकती है, गाती है, जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद पवन चलती है। कौन सी पवन है? मलय पवन, जो दक्षिण भारत से मलय पर्वत से चलने वाली पवन है, सुगंधित हवा है, वो प्रभावित होती है तो जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है। ऐसी पवन की बात कर रहा है कवि। उसके हरियाली को, पर्वतों को, नदियों को किस प्रकार से वर्णन कर रहा है उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात कवि कह रहा है कि यह जो धरती है भारत की, वह धार्मिक और नैतिक महानताओं को रेखांकित करती है। उनका वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि भारत को धर्म भूमि जो है, ये हमारी धर्म भूमि है और यह हमारी धार्मिकता का केंद्र रही है। यह हमारी कर्म भूमि भी है क्योंकि यहाँ पर लोग परिश्रम करते हैं। वीरता का प्रतीक है ये भारत भूमि। यहीं पर वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया है और अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए गुणगान कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है। आगे करें, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यह वही भारत भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और माता सीता का जन्म हुआ। यह ऐसी वैसी भूमि नहीं है, यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई थी और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह भारत भूमि जो है, यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया है। उन्होंने अज्ञान से अंधकार के भटके हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया है, उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया है। इस कविता में कवि युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि कहकर उसको अद्वितीय रूप से वर्णन करते हैं। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। कवि अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था, कहकर इसको अद्वितीय विशेषता का दर्जा दिया है। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। यहीं पर अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की यह जन्म स्थली है। यहाँ पर लोगों, महान पुरुषों का जन्म हुआ है। कवि के अनुसार यही उनकी मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि है। यह केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि जन्मभूमि और मातृभूमि के रूप में मेरे लिए पूजनीय है। इस प्रकार वह भारत की
जो गौरव गान है, गौरव भारत की जो प्रशंसा है उसका वर्णन करती है।